रैम में कितनी हमारी This call is now being recorded. रैम और नॉन रैम में कितनी प्रकार की हमारी ब्रेन वेव्स आती हैं? नॉन रैम में कौन से प्रकार की है और रैम में कौन से प्रकार की है? मैम नॉन रैम में 3 प्रकार की होंगी और रैम में ओनली 1। रैम में डेल्टा बस होती है। मैम रैम में डेल्टा नहीं होगी। डेल्टा नहीं, नहीं बीटा डेल्टा मैम, नहीं, सॉरी मैम, बीटा मैम रैम में बीटा केवल बीटा होगी। बीटा मैम। जी बीटा। ठीक है, वेरी गुड। कोई नहीं, वो कंफ्यूजन हो जाती है बोलते वक्त, ऐसा नहीं है कि गलत उत्तर था, तो बोलते वक्त हो जाता है, पर ध्यान देंगे। ठीक है, अच्छा मुझे अब ये बताइए कि 32 से 100 की साइकिल यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है ये किस वेव की रहती है? ऐसी कौन सी वेव है जिसका नाम गामा मैम, गामा 32 से 100। जी बिल्कुल। और सबसे स्लो कितनी होती है? ये डेल्टा की होती है 0 to 4। करेक्ट। समाधि की अवस्था किस में पाई जाती है? डेल्टा में मैम। करेक्ट। कॉग्निशन, अलर्ट, कंसंट्रेशन यह किस अवस्था में है? मैम यानी कि अल्फा। हम जी नहीं, अल्फा नहीं है। कंसंट्रेशन हो गामा गया, है ना, थोड़ा गामा में होगा। अलर्टनेस। गामा गामा नहीं है बेटा, गामा। मैम, प्रॉब्लम गामा नहीं। सॉल्विंग और कंसंट्रेशन गामा में ही तो है। नहीं, थोड़ा कंसंट्रेशन, अवेयरनेस और इसके अंदर की अलर्टनेस, कॉग्निशन की, वो सब कुछ किसके अंदर पाई जाती है? बीटा मैम तो आप सबको आता है, आप आसपास ही हैं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हो। आप मैम इसको नहीं मैडम, मेरे अलर्टनेस को तो अभी आप इसको अलर्टनेस के साथ रिलेट करें, अलर्टनेस के साथ। मैम जागृत बीटा। अवस्था है, करेक्ट बीटा। कि अलर्टनेस कहाँ पे आती है? अलर्टनेस ना अल्फा में नहीं आती, इसको आपने यहीं से रिलेट करना है। ओके, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा से बनते आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आएगा कि हीलिंग की स्टेज कौन सी मानी जाती है? कि जहाँ पे हमारी बॉडी हील होना स्टार्ट करती है। हील होगी शवासन, रिलैक्सेशन, विजुअलाइजेशन। सॉरी, शवासन, रिलैक्सेशन, विजुअलाइजेशन, योग निद्रा, ये अलग है। ये किस में है? मैम क्या हीलिंग बोला, नहीं है इसमें, जिसमें 100 मैं दोबारा बोल, शवासन, रिलैक्सेशन, विजुअलाइजेशन, यह किस में होती है, किस अवस्था में पाई जाती है? अल्फा। थीटा। करेक्ट। नहीं, अल्फा। जो हीलिंग वाला अल्फा था ना पार्ट, वो आता है थीटा में। ठीक है, रिलैक्सेशन तो मैम अल्फा में आता है। जी। रिलैक्सेशन, विजुअलाइजेशन, योग निद्रा स्टार्टिंग जो होती है, योग निद्रा में जब हम शुरू की अवस्था जिसे हम कहें, जिसके अंदर अभी योग निद्रा सीख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने उसको योग निद्रा को प्रॉपरली अपनी बॉडी के अंदर एम्बाइब करना अभी शुरू नहीं किया है, स्टार्ट किया है। जैसे कहते हैं ना, बिगनर है, इंटरमीडिएट एंड देन एडवांस। तो आप ये समझिए, बिगनर और इंटरमीडिएट का जो बीच का फासला है वो अल्फा के अंदर आएगा। और जब योग निद्रा के अंदर पूर्ण अवस्था आपकी आ जाती है, या कहें कि योग निद्रा को आप अच्छे से कर पा रहे हैं, तो बीटा की तरफ जाता है, या बीटा ही कहलाएगा। ठीक है, सॉरी बीटा नहीं, थीटा। अल्फा से थीटा के बीच में योग निद्रा रहती है। ठीक है, पूर्ण अवस्था जिसे कहते हैं, योग निद्रा की पूर्ण अवस्था, वो कौन सी होगी? थीटा वाली। ठीक है, और इस थीटा के अंदर ही हीलिंग होती है, इस थीटा के अंदर ही मेडिटेशन बहुत स्ट्रांग रहता है। जो उच्चतम अवस्था होती है मेडिटेशन की, वो वाली की बात कर रही हूँ मैं। इंट्यूशन पावर, इंट्यूटिव पावर जिसे कहते हैं ना, मेरा सिक्स सेंस मुझे ये वाली बात बोल रहा है, आज कुछ होने वाला है, तो ये आज जो कुछ भी होने वाला है, इंट्यूशन कुछ कह रहा है, वो थीटा बताता है। कौन सी बताएगा? थीटा बताएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है?
क्या यहाँ पे सभी को क्लियर है? जी मैम। जी, ठीक है। और बिल्कुल फुल डिटैचमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये जरूर वर्ड याद रखिएगा, डिटैचमेंट का वर्ड। जहां पे डिटैचमेंट वर्ड आएगा वहां हमारा डेल्टा आएगा, सबसे आखिरी वाली अवस्था, समाधि वाली, ठीक है। और यहीं पे तो हम कहते हैं ना कैवल्य प्राप्त होता है, क्योंकि हम सांसारिक सुखों से और हर तरह के भोग से, विलास से बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं हम, ठीक है ना। आत्मा और प्रकृति बिल्कुल अलग अलग हमें नजर आने लग जाती है। हमें उसके बीच में पहले तो उसका जब भाव हमें समझ आता है, जैसे कि हम पतंजलि योग सूत्र में पढ़ते हैं कि दोनों में फर्क समझ आ गया, रितंबरा प्रज्ञा प्राप्त हो रही है हमें, तो वो कौन सी अवस्था है, थीटा से डेल्टा की तरफ जा रही है वो। और जहाँ पे हमें पूर्ण रूप से मुझे सब कुछ इस तरह का प्राप्त हो गया, जहाँ पे आपने लास्ट चैप्टर में, कैवल्य चैप्टर में पढ़ा भी होगा इसके अंदर, कि जो जहाँ पे सिर्फ आत्मा आत्मा ही रह गई है, यानी कि सिर्फ पुरुष ही रह गया है, प्रकृति बिल्कुल पूरी तरह से पूर्ण रूप से अलग हो चुकी हुई है। और अब सिर्फ आत्मा यानी कि सिर्फ पुरुष जो है वो अपने ही मतलब कैवल्य में रह गया, मतलब अकेला वो रह गया। अब प्रकृति का उसमें कोई ऐसा रोल नहीं है, कोई छाप या कोई रोल या कोई उसकी परछाई उस पर नहीं है। वो पूर्ण रूप से बिल्कुल शीशे की तरह क्रिस्टल क्लियर वहां दिखाई दे रहा है हमें, मणि के प्रकार से, है ना। हमने उसके अंदर बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत डीप डाउन, बहुत सारे लेवल्स के अंदर उसको पढ़ा है कि किस प्रकार से कितनी चीजें होती हैं, वो कैसे अपनी जैसी और बुद्धि को बना पाता है। और ये सब पढ़ा है ना हमने कैवल्य में, कैवल्य पाद में। तो वो सब कुछ किसके अंदर आता है, वो सारा कुछ डिटैचमेंट स्टेट के अंदर ही आता है। और वह स्टेट हमारी कौन सी होती है, डेल्टा की। चले, मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको अपने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके हुए हैं। इसको आप एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, फिर आपके दिमाग से कोई भी वेव, उसकी फ्रिक्वेंसी, उससे जुड़ी हुई उसकी जो मैडम स्पेसिफिक एक वर्ड बार है। प्लीज, जैसे मैडम आपने अभी अल्फा के बारे में बताया ना, विजुअलाइजेशन, योग निद्रा, रिलैक्सेशन, हम्म और थीटा में जो है कंप्लीट हम्म स्टेज बताया, और फिर मेडिटेशन, स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन की बात हम्म की, इंट्यूशन की बात की, डेल्टा में आपने डिटैचमेंट, समाधि, कैवल्य, इसी तरह से गामा और बीटा के बारे में एक बार फिर रिव्यू करवा दीजिए। नवनीता जी, मैंने ना इसके बारे में पूरी डिटेल में क्लास दी हुई है। आप प्रीवियस क्लास को एक बार अच्छा, रेफर मैं था कीजिएगा, नहीं। ठीक है। नहीं, आप रेफर कीजिए एक बार, वो क्लासेस रिकॉर्डिंग अवेलेबल है हमारे यूट्यूब पे, क्योंकि उसके अंदर मैंने हर परत को खोल के बताया है, ठीक है जी। चलिए, आज हम स्लीप डिसऑर्डर्स को कवर करेंगे और सारे डिसऑर्डर्स को अच्छे से समझेंगे कि इस प्रकार की बीमारियां होती हैं। जैसा कि सबसे शुरुआती दौर में ही निष्ठा जी और नवनीता जी का भी प्रश्न था कि हम इसको समझ ही क्यों रहे हैं। तो पहले तो हमने अभी समझा कि ब्रेन वेव्स नाम की कोई चीज होती है, हमने वो भी समझ लिया, हाँ जी ये समझना अब समझ आता है क्यों जरूरी है इस बारे में समझना। ऋतंभरा प्रज्ञा और पतंजलि योग सूत्र को कैसे हम हर चीज को जोड़कर और अच्छे से मेडिकली आज हम समझ पा रहे हैं उन बातों को। अभी तक इससे पहले हम शास्त्र की भाषा समझ रहे थे, ठीक है। अब हम मेडिकल भाषा से समझ रहे हैं इसको जोड़ के, पूर्णता रूप से नहीं, उसके साथ थोड़ा जोड़ जोड़ के पढ़ रहे थे। अब हम समझेंगे ऐसी कौन सी व्याधियां हैं जो हमें बहुत परेशान कर सकती हैं या किसी भी ऐसे व्यक्ति को परेशान करती हैं, जिसे हम स्लीप डिसऑर्डर कहते हैं। निद्रा की अवस्था में किस प्रकार के कितने ही अ, कमियां या कहेंगे या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं किसी को भी, ठीक है। आज हम उसके बारे में कंप्लीट करेंगे। स्लीप डिसऑर्डर जो होता है वो एक तरह की ऐसी कंडीशन है जो एक जो सिस्टम चल रहा है ना बॉडी के अंदर वैसा नहीं चलता, उसे थोड़ा सा हटकर चल रहा है। और ये क्या करता है, आपको रेस्टफुल स्लीप जो हमें अच्छी गहरी निद्रा और जिसके अंदर हमारी फिजिकल ग्रोथ हो, इस सबको रोकता है। क्या करता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है रेस्टफुल स्लीप को। एज रिजल्ट कैन कॉज डे टाइम स्लीपीनेस एंड अदर सिम्टम्स। तो इसका नतीजा क्या होता है, नतीजा ये होता है, यह आपको प्रॉपरली सोने नहीं देगा। सिस्टम को, बॉडी का जो सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हार्ट का कार्डियक सिस्टम है, हमारा हमारा किडनी का यानी कि रीनल सिस्टम है, देन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंड लॉट मोर। लिम्फेटिक सिस्टम है हमारी बॉडी का, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे हम कहेंगे, सर्कुलेटरी में बहुत कुछ आता है, सिर्फ ये नहीं आता हार्ट और लंग, बहुत कुछ आता है, ठीक है। आप लोगों के लेवल पे सिर्फ लंग्स और हार्ट की बात होती है, बट देयर इज लॉट मोर थिंग्स। तो आप जितना जानते हो बायो यानी कि मेडिकल साइंस उतनी नहीं है, उससे बहुत ऊपर है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको वो रोक रहा है, उसको पूर्णतः रूप से करने नहीं दे रहा, कार्य पूरे नहीं हो रहे। तो उसका रिजल्ट क्या होगा,
हम कैसे पता लगाएंगे कि हाँ ये जो चीजें है ना, ये ना तुम्हें अच्छे से नींद नहीं आई इसकी वजह से हो रहा है। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये मुझे पता चलेगा जब मेरे को पूरी तरह से आराम नहीं मिला मेरी बॉडी को, तो दिन भर में या तो नींद आएगी या कुछ मुझे अलग तरीके के सिम्टम्स नजर आएंगे। अब दूसरे तरीके के सिम्टम्स कैसे होते हैं? यही होते हैं कि हाँ किसी ने कुछ कहा और मैं उस पर ठीक से ध्यान दे रही, हाँ ओके ओके ठीक है, अच्छा क्या कहा था क्या कहा था, वो याद नहीं रहा, अच्छा वो लिस्ट बनाई थी, लिस्ट बनाई तो थी कहीं पड़ी होगी, अब याद ही नहीं आ रहा कहाँ रखी थी, क्योंकि ब्रेन ने रिलैक्स प्रॉपरली किया नहीं था। सिम्टम्स सॉरी, जो बॉडी के बाकी सिस्टम थे उन्होंने प्रॉपर रिलैक्स नहीं किया था। बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होनी चाहिए थी हर चीज की, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के नाम से इसको हम रेफर करते हैं, कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होनी चाहिए थी वो तो प्रॉपरली होने नहीं दी या हुई नहीं। तो अब क्या है, आप किसी से कोई सवाल करेंगे वो ठीक से जवाब नहीं देंगे, घुमा फिरा सा अधूरा अधूरा सा सवाल का जवाब देंगे, आंखें चुपकी चुपकी सी होंगी, थकान थकान सी लगेगी, किसी चीज में जी नहीं लगेगा, मन करेगा घर वापस जाए और सो जाए इस प्रकार से। या घर में ही है तो एक जगह से दूसरी जगह उठ उठ के जाएंगे और सो जाएंगे, ठीक से उठ के इनको कोई भी काम करने में इनका मन नहीं लगेगा। ठीक है, यू रेगुलरली एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन स्लीपिंग। ठीक है, ऐसे इंसान को जो स्लीप डिसऑर्डर के अवस्था में जा चुके हैं, एक होता है कभी कभी ऐसा हुआ, हम उसके बारे में अब बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि अब ये अवस्था बहुत बार ऐसी आ चुकी है कि अब शरीर बिगड़ चुका है। तो उस अवस्था को आप कैसे पहचानोगे? तो उसमें क्या होगा, सोने में तकलीफ आनी शुरू होगी। You often tired during the day even though you slept for at least 7 hours the night before। यानी कि आपने रात्रि में 7 घंटे की नींद तो ले ली, फिर भी आप दिन में थके थके से हैं। फिर you have reduced or impaired ability to perform regularly daytime activities। जैसा मैंने आपको बताया, पहले तो एक दो दिन में ऐसा हो रहा था, कभी मार्केट गए, रात में पार्टी थी या whatever the workload, कुछ भी ऐसा था, या कभी स्ट्रेस में थे या डिप्रेशन में गए, कुछ भी ऐसा कभी कभी था। पर अब ये हर रोज की बात हो गई है, अभी एक दो दिन की बात नहीं होगी, अभी हर रोज की बात हो गई है। अब नींद जो है 7 घंटे में प्रॉपर्ली पूरी नहीं हो रही है, आपको अभी 7 घंटे के बाद भी आपको लगेगा मुझे और सोना है या मैं थका थका सा हूँ। इसके और भी रीजंस होते हैं वैसे फीमेल्स के अंदर भी। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ स्लीप डिसऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस रेफरेंस से ही पढ़ेंगे, स्लीप डिसऑर्डर के रेफरेंस से। ठीक है, तो दे आर अप्रोक्सीमेटली 80 टाइप्स ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स। अब 80 टाइप की स्लीप डिसऑर्डर है, इसको कैसे रिलेट करेंगे? वात दोष की तरफ से। मैं सिर्फ रिलेट करके बता रही हूँ, एग्जैक्टली ये नहीं कह रही हूँ कि वात दोष ही स्लीप डिसऑर्डर का उसको स्लीप डिसऑर्डर कहा जा रहा है, नहीं। मैं सिर्फ याद करने के लिए संख्या का नंबर, जब हम वात दोष पढ़ते हैं आयुर्वेद में, तो हम कहते हैं कि उसमें 80 प्रकार की बीमारियां पाई जाती हैं वात दोष। ठीक है, देन 40, देन 20 कफ और पित्त की। ठीक है ना, अब जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो स्लीप डिसऑर्डर की यहाँ पे 80 है, मैं सिर्फ संख्या को याद करने के लिए बोल रही हूँ, सिर्फ संख्या को याद करने के लिए, कोई रिलेशन नहीं बता रही इसके अंदर, वात पित्त कफ कोई रिलेशन नहीं बता रही हूँ मैं। ठीक है, उनमें सर्वप्रथम कौन कौन सी है? इंसोम्निया, स्लीप एपनिया, रेस्टलेसनेस syndrome, legs syndrome, narcolepsy, parasomnias, abnormal sleep behavior disorder, night terrors। अब ये सारे नाम तो आपने पढ़ लिए, अब इनमें से बहुत सारे को नाम नहीं पता होंगे, मीनिंग नहीं पता होंगे, मैं बताऊंगी। पर ये सर्वप्रथम आपके नोट्स में इसकी जब आप लिखोगे तो उसको ऐसी लिस्ट बनाएंगे, फिर इस तरफ आप लिखेंगे इसके बारे में एक एक वर्ड या एक एक लाइन, लाइन जितना तो कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा ना लिखना पड़े। पहले में होगा कोई स्पेसिफिक वर्ड, कोई भी स्पेसिफिक वर्ड आपका आएगा, फिर उससे जुड़ी कोई भी स्पेसिफिक बात। स्पेसिफिक वर्ड से मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा हाईलाइटेड वर्ड कि उस वो होगा तो इसका मतलब वो इंसोम्निया है, ऐसा होगा तो मतलब ये स्लीप एपनिया है। उसके लिए पूरी डेफिनेशन, पूरी लाइन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक वर्ड आप इस लाइन में लिखोगे और ये बीमारी का नाम हो गया, और यहाँ कोई स्पेसिफिक उसकी कैरेक्टरिस्टिक उसके बारे में, वो आप क्या लिखेंगे? स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ लिखेंगे, या कोई भी ऐसी अद्भुत बात जो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और एग्जाम में आती है, चाहे वो मेडिसिन हो, कई योग आसन हो, कोई भी ऐसी स्पेसिफिक बात। ठीक है, ऐसे आपने चार्ट बनाकर ही इसको याद करेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स, ये और भी आए हैं इसके अंदर, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस बन जाते हैं।
पहले नहीं बनते थे इनमें इतना, पर अब लेवल हर बार बढ़ता जा रहा है। तो कहाँ से क्या उठा के पूछेंगे, इसका आइडिया किसी को नहीं। तो आपने कुछ छोड़ना नहीं है। तो छोड़ोगे कैसे? जब आप लास्ट रूम में पढ़ रहे हो, जब आप पढ़ाई अभी कर रहे हो तो कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है? तो आप ऐसे नोट्स अपने साथ-साथ अभी आज से ही शुरू कर रहे हो, ठीक है? कर चुके हो और आज इस क्लास का बनेगा आपका, ठीक है? एब्नॉर्मल स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, एएसबीडी बोलते हैं इसको। ब्रुक्सम, सेंट्रल स्लीप एपनिया, chronic fatigue syndrome, cardiac rhythm sleep disorder, excessive sleepiness, hypersomnia, insomnia, narcolepsy, night terrors, non-24-hour sleep-wake disorder, obstructive sleep apnea, parasomnias, periodic limb movement disorder, REM sleep behavior disorder, restless leg syndrome, shift work disorder, sleep waking, sleep related breathing disorders, sleep related movement disorder, sleep paralysis। ठीक है, इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको, मुझे लगता है कि हम दिनचर्या में या कहीं आसपास इतनी बीमारी आ चुकी हुई है कि इनमें से बहुत सारे तो आपको वैसे ही पता होंगे, जिनमें से मैं निकाल के बताना चाहूंगी, जिसके बारे में हम सब कहीं ना कहीं बहुत बार सुन चुके हैं। दैट इज इंसोम्निया, हाइपरसोम्निया, पैरासोम्निया। इनके बारे में हम कई बार सुन चुके हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, नाइट टेरर्स, एक्सेसिव स्लीपीनेस, circadian rhythm central disorder, central sleep apnea, abnormal sleep behavior disorder, और sleepwalking, breathing movement, sleep paralysis। और ये अभी हमने रैम वगैरह का तो हमने, सर्काडियम और रैम का तो हमने अभी अपने, जब हम पढ़ते हुए आ रहे हैं पीछे से, तो कहीं ना कहीं हम इस बात को समझ चुके हैं कि किस प्रकार के हैं। तो ये सारे सारे कहीं ना कहीं हम अपनी डे टू डे लाइफ में जब हमने योग ज्वाइन किया है, उसमें इस तरह के कई सारे हम डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। पर हम फिर से एक बार फिर पढ़ेंगे इन अ डीपर लेवल, ठीक है? चलो, कॉजेस क्या है, वजह क्या है इन स्लीप डिसऑर्डर की, पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या वजह है जिस वजह से ये स्लीप डिसऑर्डर्स बार बार या कहीं किसी के अंदर ये हो रहे हैं? फिजिकल सच एज अल्सर। अल्सर के केस में लोगों को जैसे रात भर में नींद नहीं आती, परेशान होते हैं कि खाया पिया कुछ भी ठीक से नहीं खा पा रहे हैं, जलन मचती है, और जो डाइट है वो बहुत ज्यादा कट डाउन हो जाती है कि आप ये नहीं खा सकते, ये भी नहीं खा सकते, ये भी नहीं खा सकते। तो काफी ज्यादा कट डाउन हो जाती है ना अल्सर के केस में। तो कहीं ना कहीं फिजिकली द पर्सन इज नॉट फीलिंग गुड इनसाइड, ठीक है? मेडिकल सच एज एजमा। एजमा में क्या होता है कि सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो ठीक से सीधा लेट नहीं सकते। तो उनको क्या करना होता है, ये बेड है तो यहाँ पे इतना पिलो का एक उनको बेड बनाना पड़ता है, पीछे ब्रिज बनाना पड़ता है, फिर जो व्यक्ति है वो यहाँ ऐसे करके सो पाता है, ठीक है? ये डिपेंड करता है कि ये ब्रिज कितना बड़ा होगा, मतलब यहाँ से इसकी हाइट जो होगी, इसका एंगल जो। मैडम इसका मीनिंग क्या है? फिजिकली मतलब अल्सर है उसे, लेकिन मेडिकली उसे अस्थमा की प्रॉब्लम है, सांस लेने में नहीं ब्रीथिंग नहीं प्रॉब्लम नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये पॉइंट क्या 1 है, मतलब है फिर? ये पॉइंट 2 है, अच्छा, दोनों अलग अलग है। मैं फिजिकल की बात कर रही हूँ, फिजिकल इज डिफरेंट, ठीक है? और मेडिकल कंडीशंस के अंदर हमने कोई और बात बोली। ये पॉइंट 1 था, फिजिकली मैंने बताया कि फिजिकली उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम, कोई इंजरी कह लीजिए, जो इंटरनल इंजरी हुई हुई है, उसमें मैंने अल्सर का एग्जाम्पल लिया। इट्स नॉट ओनली द अल्सर, ये सच एज बोला इन्होंने, ये नहीं कहा कि ये है ऐसा, से एज नहीं बोला या से इट नहीं बोला, ठीक है? सच एज बोला, एग्जाम्पल दिया इन्होंने, यानी कि अल्सर के अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है। अब मैं इसका एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल, पर ये डिसऑर्डर की बात हो रही है, मैं डिसऑर्डर की उसमें नहीं लेके जाऊंगी। पर इन केस ऑफ मेंस, विमेन को रात को नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ाहट रहती है, नहीं नींद आती, तो इनको स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है। तो इंटरनली अगर हम किसी कोलाइटिस की अगर हम बात करें, फिशर्स की बात करें, इस केस में भी इंसान को नींद नहीं आती, जहाँ पे थोड़ी सी इंजरी टाइप का घाव हुआ हो शरीर के अंदर, ये उसकी बात कहना चाह रहे हैं। फिजिकली कहीं से बॉडी इंजर्ड है, ठीक है? या मान लीजिए किसी को प्लास्टर भी लगा हुआ है, उस केस के अंदर भी, ठीक है? उस केस की हम बात करें। देन मेडिकली एक उन्होंने क्या बात बोली, एस्थमा, यानी कि ये ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो बाय बर्थ उस इंसान के साथ है। उसमें से उन्होंने एग्जांपल लिया
एज़मा का। एज़मा कौन सी मेडिकल कंडीशन आती है जिसके अंदर सोने पे यानी कि सीधा नहीं लेट सकता व्यक्ति, बिल्कुल सीधा शवासन में नहीं आ सकते ये लोग। कभी-कभी आ सकते हैं किसी-किसी दिन पे, लेकिन अगर अटैक पड़ जाए या समटाइम्स दे कैन नॉट स्लीप प्रॉपर्ली, ठीक है? कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए आप कह सकते हो, मिनट भर के लिए कह सकते हो, ये लेट सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं लेट पाते हैं ये, जिनका एज़मा काफ़ी क्रॉनिक हो या किसी स्टेज पे पहुँच गया हो। या कभी-कभी क्या होता है कि मेडिकल कंडीशन में कि एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से एज़मा हो गया, ठीक है? बाय बर्थ नहीं था, लेकिन एनवायरमेंटल कंडीशंस आज की डेट में या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि वो एज़मा हो गया, था नहीं बाय बर्थ, पर ये बन गया। जिसको किसी को सॉइल से एलर्जी होती है या किसी और चीज़ से एलर्जी है, तो उनसे नहीं श्वास लिए जाते, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मेडिकल कंडीशन है, अस्थमा स्टार्ट हो जाता है, उनको अटैक करता है, ठीक है? और भी बहुत मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर इंसान मेडिकली वो नहीं लेट पाता, नहीं सो पाता, ठीक है? साइकियाट्रिक यानी कि सोच-विचार की जो प्रॉब्लम होती है वो, यानी कि सोची जा रहे हैं किसी एक बात के बारे में या अपने ऊपर सोच रहे हैं, मंथन करना शुरू कर दिया कि आज मुझे उसने ये कहा, आज उसने मुझे वो कहा, या फिर साइकोलॉजिकली आप ये कहें साइकियाट्रिकली इसको और भी ले सकते हैं। कोई ट्रॉमा है, कोई बात बहुत ज़्यादा बचपन की जो तंग करती थी किसी बच्चे को, जैसे कहते हैं ना कि एक बुरा कोई एपिसोड देख लिया था भूतों वाला, अब नींद नहीं आ रही। या फिर आप इसको एक ऐसे कई कभी बच्चों को देखा है ना आपने, भूतों वाला कोई सीरियल देख लेते हैं या कोई एपिसोड देख लेते हैं, वो डर जाते हैं। या फिर फादर जनरली दे आर क्वाइट, हम सब जानते हैं ना कि घर में जो पिता है वो थोड़ा-सा रोब से रहते हैं, थोड़ा उनका आवाज़ थोड़ा भारी होता है, तो बच्चों को डर लगता है इस बात से कि अभी आ जाएँगे या डाँटेंगे तो उनको नींद नहीं आ रही, या फिर अभी डाँट पड़ी थी तो नींद नहीं आ रही, ठीक है? एग्ज़ाम्स को लेकर हो सकता है या किसी और बात को लेकर वो मंथन कर रहे हैं, अपने अपने ऊपर लेकर किसी बात को लेकर मंथन कर रहे हैं, ठीक है? और दूसरा यहाँ पे फिर आके डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर। एंग्ज़ायटी में होता है कि इनको समझ नहीं आता कि मेरे को किस बात की जल्दी है किसी चीज़ पे। मुझे कोई भी काम करना है, नहीं करना है, तो मुझे किस बात की जल्दी है? इन्होंने कहा खाना चाहिए तो इनको अभी चाहिए, और ये प्रोलॉन्ग पीरियड से चलता जा रहा है, बार-बार, बार-बार ये हो रहा है। एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर में दे डोंट नो व्हाई दे आर इन अ हाइपर सिचुएशन, वो इतने हाइपर क्यों रहते हैं? ऐसी सिचुएशन में एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है? उसको एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है? एनवायरमेंटल कंडीशंस हो सकती हैं आस-पास कि बहुत शोर होता है, किसी के यहाँ पे जागरण चल रहा है या किसी के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है काफ़ी लंबे समय से, तो ठीक से सो नहीं पा रहे। पड़ोसी ऐसे आके जी रोज़ रात को बैठ के पार्टियाँ करते हैं, तो उससे हमें प्रॉब्लम हो रही है, उनको तो नहीं हो रही पर हमको हो रही है। समवन इज़ क्वाइट, आप यहाँ पे मेडिकल कंडीशन के साथ इसको जोड़ के कर सकते हैं एनवायरमेंटल के अंदर। जैसे किसी को सिगरेट से बहुत प्रॉब्लम है और अस्थमा में सिगरेट बर्दाश्त नहीं होती है, और एनवायरनमेंट में कोई ना कोई पी रहा है रात को, रात के समय में समवन इज़ स्मोकिंग अ लॉट, और वो आपके पड़ोसी में है, आप मना भी करते हैं, वो नहीं सुनते हैं, वो तब भी कर रहे हैं। तो इट्स नॉट यू हू इज़ स्मोकिंग बट समवन एल्स इज़ स्मोकिंग, पर आपकी मेडिकल कंडीशन ऐसी कि वो अफेक्ट कर जाती है। तो इस तरह के जुड़ाव में भी प्रॉब्लम आती है, और इससे क्या होता है फिर लंबे समय तक ये सब कुछ चलता रहे तो डिसऑर्डर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एनवायरनमेंट के अंदर एक और चीज़ को भी लेके चलेंगे, जैसे कि मान लीजिए किसी का जॉब वर्क कैसा है, ठीक है? जॉब वर्क में क्या है, जॉब वर्क में वो कुछ गैसेस के साथ काम करते हैं, तो वहाँ भी उनको प्रॉब्लम आती है, तो उनको नाइट में ऐसे प्रॉपर स्लीप नहीं आएगी। वर्किंग द नाइट शिफ्ट्स, ये तो हम पहले ही कहते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक के अगेंस्ट है। जितने भी नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं तो उनका तो स्लीप पैटर्न हमेशा ही डिस्टर्ब रहता है। जेनेटिक नार्कोलेप्सी इज़ जेनेटिक, ठीक है? ये लिख लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया है। नार्कोलेप्सी क्या होती है? नार्कोलेप्सी इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि हमारे जो जेनेटिकली एक समय के बाद या बचपन से ही बच्चे को नींद ठीक से नहीं आएगी। आएगी तो टुकड़ों में आएगी, या फिर बहुत इतने शार्प कान रहते हैं इनके कि ज़रा सी कहीं आवाज़ हुई उठ गए। मैम आवाज़ सही नहीं आ रही है। ओह! आई एम सॉरी, अभी ठीक है? क्या अभी ठीक है? मैडम आपकी आवाज़ आ रही है। मैम ओह! आपकी ओके। आवाज़ क्लियर है। थैंक यू, थैंक यू। तो इसमें क्या होगा जेनेटिकली कि आप जो बच्चा है उसको या तो बचपन से ही नींद नहीं आएगी, या एक अवस्था ऐसी है कि जहाँ पे ये प्रबल हो जाएगा, जहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर प्रबल हो जाएगा, और इसकी वजह से उसको नींद आनी धीरे-धीरे और कम हो जाएगी। कई बार किसी की जेनेटिक हिस्ट्री में होता है कि वो भी रात को बहुत जागते थे, रात भर घूमते रहते थे, पार्क में चक्कर लगाने का प्रयास करते थे कि थक जाऊँ तो नींद आ जाए, या
नींद की मेडिसिन लेते थे वो लोग, तो कोई ना कोई स्लीप हिस्ट्री इस टाइप की अगर रही है जेनेटिक्स में पूरे खानदान में कहीं पे भी, तो हो सकता है कि ये पास ऑन हुई हो। ठीक है। देन मेडिकेशंस। अब मेडिकेशंस में मैंने कहा कि कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें आपको ये दो समझाना चाहूंगी, दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है। मेडिकेशंस में क्या होता है कि किसी को ना मान लीजिए कोई चोट लगी थी या साइकाट्रिस्ट के पास गए, डिप्रेशन वगैरह था उनको, साइकाट्रिस्ट के पास गए, उनको डिप्रेशन था, डिप्रेशन के केस में उन्होंने कहा कि आपने कुछ मेडिसिन लीजिए, आपको आराम आएगा, आप धीरे धीरे अपने डिप्रेशन से बाहर आ पाओ। अब डिप्रेशन किसी भी वजह से हुआ, किसी की डेथ की वजह से, किसी के ना होने से या कोई फाइनेंशियल लॉस की वजह से, किसी भी वजह से हुआ, पर उनको डिप्रेशन था। ठीक है। अब उनको मेडिसिन दी गई कि आप रात को सो पाओ। अब ये मेडिसिन उन्होंने इतनी बार ली और इतनी लंबे टाइम तक उसको कंटिन्यू करने का उन्होंने सोचा कि उनको जरा सा कुछ होता था फिर मेडिसिन ले लेते थे कि आज नींद नहीं आएगी। अच्छा, मुझे ये थॉट्स फिर से स्टार्ट हो गया, अब मुझे फिर नींद नहीं आएगी। मेडिकली, साइकाट्रिस्टली उन्होंने अपने को थोड़ा सा ठीक हो चुके हैं, डिप्रेशन ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी बात अटक गई है कि अगर ये थॉट मेरे माइंड में आया तो मेरे को पूरी रात नींद नहीं आएगी, या फिर हम कहीं से बाहर से आए हैं, मेरा टाइम सोने का टाइम निकल चुका है, अब मुझे नींद नहीं आएगी, किसी भी प्रकार से। अब उनको जरा सा कुछ होता था, उनको नींद नहीं आ रही, उन्होंने मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया। ऐसा काफी लंबे टाइम तक वो करते रहे अपने साथ। जब वो ऐसा करते रहे तो उनको मेडिकेशन की ना एक आदत सी बन गई, और जब वो आदत बन गई तो यहाँ पे उनको वो प्रॉब्लम गहरी हो गई, ये प्रॉब्लम। जबकि यहाँ जो हुई थी ना, यहाँ जो मेडिसिन मिलती थी उनको सोने के लिए, उनको जो मेडिकेशन दी जाती थी, स्लीप की मेडिसिन जो होती है, स्लीपिंग पिल्स, जिनका आपने बहुत बार नाम सुना होगा, तो स्लीपिंग पिल्स दी जाती थी, वो थी उनके कोर्स की ड्यूरेशन, जैसे कि 15 डेज लीजिए, 45 डेज लीजिए, समथिंग लाइक दैट। पर वो उन्होंने, डॉक्टर ने मना कर दिया था, लेकिन इनको पता था अंदर से कि हाँ जी, स्लीप की मेडिसिन कौन सी है, स्लीपिंग पिल कौन सा है। अब जब भी जरूरत पड़ती थी वो जाके ले लेते थे। अब ले लेते थे तो धीरे धीरे करते करते कुछ साल हो गए, 5 साल 10 साल हो गए, अब वो मेडिकेशन पे डिपेंड हो चुके हुए हैं। एक कंडीशन तो ये वाली आई। अब दूसरी कंडीशन ये आई कि बॉडी में और भी विकार हैं कहीं ना कहीं। अब उसके वजह से डॉक्टर ने कहा है कि आप ना नींद की दवाई ले लेना। ऐसा होता था ना, आप सबको पता होगा, जितनी माताएं यहाँ पे अवेलेबल पढ़ाई में है, वो आप देखोगे कि एक वक्त था जहाँ पे जो कॉफ सिरप आता था उसके अंदर अल्कोहल होता था, जिससे बच्चे को नींद आती थी कि बच्चा सो जाएगा ना तो अपने आप ही बॉडी अंदर से रिकवर कर जाएगी। ठीक है। आप रिकवरी का यहाँ से तालमेल ले सकते हैं ना, कि बॉडी फिजिकली, बॉडी कैसे अपनी इंटरनली अपने आप को हील करती है, कैसे ठीक कर रही है, वो ग्रोथ हो रही है अंदर, रेपिनेशनेस जितनी भी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी व्याधि है, उसको भी ठीक कर रही है। ये देखिए, आप बचपन से इस बात को पढ़ते आ रहे हैं, आज उसको थोड़ा मेडिकली पढ़ रहे हैं। ठीक है। कि सोते हुए कैसे बॉडी ठीक हो जाती है, कैसे फिजिकल ग्रोथ होती है, क्यों नींद जरूरी है। तो आप देखिए ना, बचपन से ही आप कुछ ना कुछ ऐसा सुनते और समझते आ रहे हैं अपने आसपास। हमेशा फीवर में या कभी भी आपको कोई बीमारी होती है, किसी को भी कोई बीमारी होती है, आप नोटिस कीजिएगा, नींद की दवा या नींद का एक कि हमारे हॉर्मोन्स सिक्रीट हो, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी एलिमेंट ना किसी मेडिसिन के अंदर या तो मिला हुआ होगा, नहीं तो अलग से एक स्लीपिंग मेडिसिन दी जाएगी। वो चाहे कम पावर की होगी, पर होगी। जैसी जैसी बीमारी होगी वैसी वैसी उसकी डोज होगी। ठीक है। अभी आपने एक बार देख लिया, इसको देख लेते हैं एक बार कि कॉजेस में क्या क्या आ गया। फिजिकल प्रॉब्लम आ गई, एक सेकेंड जी, फिजिकल प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि इंटरनली कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इंजरी है, प्लास्टर है, अल्सर है, कुछ भी। फिर मेडिकल कंडीशन आ गई, जो बाय बर्थ हो या फिर कुछ कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, एनवायरमेंटल नहीं बोलूंगी, कुछ कंडीशंस ऐसी रही जो जिसकी वजह से ये और ज्यादा डेवलप हो गई बॉडी के अंदर, पॉल्यूशन की वजह से, जैसे मैं कह रही थी। साइकाट्रिक, हमने देखा कोई ट्रॉमा था बचपन का, उसकी वजह से ऐसा हुआ, या कोई भी ट्रॉमा। ठीक है। एग्जाम या कुछ भी, कोई भी किसी प्रकार का डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर साइकाट्रिक में ही आता है। एनवायरनमेंट की वजह से, एनवायरमेंटल इश्यूज जो मैंने बताया वो अलग है, और जो एनवायरमेंटल इशू की वजह से अस्थमा हुआ है ये अलग है। एनवायरनमेंट में यहाँ पे शोर शराबे की बात हो रही है कि आसपास शोर मच रहा है और बहुत लंबे टाइम से कोई कंस्ट्रक्शन चलती जा रही है, कुछ इस प्रकार का। ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ जोड़कर बताया था, तो ध्यान रखिएगा स्मोकिंग वाली बात जो बताई थी। ठीक है। देन नाइट शिफ्ट्स हो गया, जिसके अंदर हम अपना सर्काडियन रिदम को खराब कर देते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक को खराब कर रहे हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर बताया और मेडिकेशंस बताई हैं। ठीक है।
थोड़ा सा आगे देखेंगे। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं कि कैसे पता लगाया जाए किसी को स्लीप डिसऑर्डर है, कैसे पता चलेगा? ऐसे लोग चलती गाड़ी में गाड़ी चला रहे हैं, ऐसी चलाती हुई गाड़ी को मतलब चलाते हुए सो जाएँगे। हल्की सी ब्रेक लगी कहीं पे या आँख में झपकी आ रही है इनको तो सो गए। ये वो वाले ड्राइवर्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो रात में चलाते हैं और या ड्रिंक करके चलाते हैं, ये उनकी बात नहीं हो रही। ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर चला रहे हैं, ना तो इन्होंने अल्कोहल कंज़्यूम किया हुआ है और ना ही ऐसा है कि रात की नींद पूरी नहीं हुई इस वज़ह से और ना ही ऐसा कंडीशन है इनका कि जैसे कि रात का टाइम है, जो सोने का टाइम है इंसानी तौर पर, ह्यूमन नेचर में, नॉर्मल बिहेवियर में कि ये सोने का वक़्त है, ऐसा टाइम नहीं है। फिर भी उस इंसान को मतलब कि कार ड्राइव करते हुए, बाइक ड्राइव करते हुए नींद आ रही है और ऐसा कई बार हुआ है। ऐसे बहुत से कंडीशंस आप देखेंगे, अगर आप सर्च करेंगे तो एक्सीडेंट्स व्हाइल स्लीपिंग ऐसे कई ऐसे कंडीशंस आपको ये कई सारे एक्सीडेंट्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। स्ट्रगल टू स्टे अवेक व्हेन इनएक्टिव सच एज़ व्हेन वाचिंग टेलीविजन और रीडिंग। रीडिंग तो हम सब जानते हैं, पढ़ाई के टाइम पे तो ऐसे नींद आती है सबको। ओ हो! पर ये स्लीप डिसऑर्डर नहीं है, ये इंसानी प्रकृति है। ठीक है? इसमें ये मत कहिए कि हमें स्लीप डिसऑर्डर है मैम, कि हमें तो किताब खुलती है, उसकी तो खुशबू से ही नींद आ जाती है। सामने से किताब पड़ी होगी, उसको हम दूर से देखेंगे, वो दूर से कहती है मुझे कि सो जा, दूर से वो बेचारी बोलेगी। खोलना तो मैम बहुत दूर की बात है, कि हम उसको खोलें, कोई पन्ना खोलें उसका, उस वहाँ तक तो पहुँचते भी नहीं हम तो पहले ही सो जाते हैं। नहीं, वो स्लीप डिसऑर्डर नहीं है, वो आपका आलस है। वो आपका आलस है, आप चाहते हो कि आपको कोई और पढ़ाए या आपको पहले से कोई कुछ समझा दे, कोई शॉर्टकट मिल जाए, ये वो कंडीशन है, ठीक है? तो इट्स नॉट अ डिसऑर्डर, ये ह्यूमन नेचर है, ओके? तो ये लेकिन उनकी कंडीशन की बात कर रहे हैं जिसने पढ़ाई करनी है, जिसका मन नॉर्मल है, शांत है और उसको कहीं और से कोई सोर्सेज़ नहीं मिल रहे, पर वो नॉर्मल रीडिंग के लिए बैठे हुए हैं। उनको बार-बार बहुत मुश्किल हो रही है। स्कूल टाइम पे जो बच्चों के साथ ऐसा होता है। टेलीविज़न देखते वक़्त ये देखेंगे मान लीजिए कोई मूवी देख रहे थे, 10 से 15 मिनट के अंदर सो गए। मुश्किल 10 से 15 मिनट के बीच में ये सो गए। बच्चों के बारे में हम नहीं बोलेंगे इस बारे में अगेन कि बच्चे थके हुए होते हैं और बच्चे बहुत खेलते हैं और जनरली जब वो खेलने के बाद थके हुए होते हैं और तब जब टीवी देखने बैठते हैं, तो इट्स अ नॉर्मल टाइमिंग जो उनका सोने का होता है। इसलिए उनको नींद उस टाइम पे आती है। तो अगेन इट्स नॉट अ डिसऑर्डर। तो सिचुएशन देखिए एक बार कि क्या सामने वाला थका हुआ है या नहीं थका हुआ, उसके बाद नींद आ रही है, कैसे है, ठीक है? Then have difficulty paying attention or concentrating at work, school and home. अब घर के अंदर भी नॉर्मल काम करते हुए भी चाय बनानी है, तो वही होश में नहीं है चीनी डाली थी कि नहीं डाली थी। और ऐसा 1-2 बार नहीं होता। अगेन मैं ये बात बार-बार रिपीट कर रही हूँ, ऐसे सिम्पटम्स 1 या 2 दिन वाले नहीं होते, कि रात को नींद पूरी नहीं हुई थी सो आज के दिन में जो आप कार्य कर रहे हो, वो थोड़े-से उथल-पुथल में रहेंगे, ठीक है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होती रहती है, ज़रूरी नहीं है वैसे, पर ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर ये बार-बार, बार-बार, बार-बार और बहुत लंबे समय से हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम है स्लीप की। इसका मैं बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल दूँगी जहाँ पे एक्चुअल में इट इज़ अ डिसऑर्डर। जब कोई बूढ़ा व्यक्ति है, वो ये भूल जाता है मेरा चश्मा कहाँ पे है, ये डिसऑर्डर्स के अंदर है। या हम कहेंगे वो चीज़ें रख के भूल जाते हैं कि मैंने कहाँ रखी थी। जो चीज़ें रख कर भूल जाते हैं ना, बाद में याद नहीं रहता, ऐसे लोगों के अंदर स्लीप डिसऑर्डर पाया जाता है। ज़्यादातर ऐसे लोगों के अंदर स्लीप डिसऑर्डर पाया जाता है। स्कूल में परफ़ॉर्मेंस बहुत ही डल है बच्चे की। वो स्कूल में क्योंकि सारा दिन तो वो बच्चा सोया-सोया सा रहता है। अब सोया-सोया रहेगा स्कूल टाइम पे, घर आके भी थोड़ा सोया-सोया सा चिड़चिड़ाहट ज़्यादा रहेगी कि स्कूल में तो सोने को मिला नहीं, अब थोड़ा-सा टाइम एक्टिव होने का आया, तो मम्मा ने फिर से होमवर्क के लिए बिठा दिया, खेलने को मुझे दे नहीं रहे, खाना मेरी पसंद का है नहीं, तो जिसकी वज़ह से बच्चे को थोड़ा-सा और कहते हैं ना प्रलोभन मिले कहीं से, तो वो भी नहीं है। तो कहीं न कहीं बच्चा और इरिटेट होना शुरू हो जाएगा, कंसंट्रेशन की बजाय इरिटेट होना शुरू हो जाएगा। सो डू टेक केयर अबाउट कि बच्चा रात को प्रॉपर्ली नींद ले रहा है या नहीं ले रहा। तो अच्छी नींद के लिए बहुत कुछ करा करा जाता है। इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये हम सब जानते हैं कि बच्चे किस तरह से चिड़चिड़े से हो जाते हैं फिर अगर नींद प्रॉपर्ली पूरी ना हो तो। वर्क में भी ऑफ कोर्स वो उस तरह से आपकी अटेंशन नहीं होगी, काम जल्दी सबमिट कराना है, नहीं वो भी नहीं रहेगा। बहुत स्लो काम करेंगे, ऐसा रहेगा, ठीक है? हैव परफॉर्मेंस प्रॉब्लम एट वर्क और स्कूल, सेम वही बात कहना चाह रहा है ये। एक मैंने ध्यान नहीं दिया, देन वो मेरी परफॉर्मेंस पे
यानी कि मेरी जो रिजल्ट है, मेरी परफॉर्मेंस जो मैं करके देना है मुझे स्कूल में, चाहे मेरा होमवर्क हो या मैम ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी बोर्ड पे और मुझसे ठीक से हो नहीं रही, मुझे नींद आ रही है, उबासियाँ आ रही है। तो या मेंटली आई एम नॉट प्रेजेंट, एब्सेंट होना शुरू हो जाएगा इंसान, ठीक है? बड़ा ब्लैंक ब्लैंक सा रहेगा ऐसा बच्चा। ऐसा नहीं हो किसी थॉट प्रोसेस में किसी और थॉट में है, नहीं। वो बड़ा ब्लैंक ब्लैंक सा रहेगा। उसे पता ही नहीं आस-पास क्या घट रहा है। ना ही तो उसके अंदर कुछ घट रहा है, ना उसके बाहर कुछ घट रहा है। वो दोनों तरफ से बड़ा ब्लैंक ब्लैंक रहेगा, ठीक है? देन ऑफन गेट टोल्ड बाय अदर्स दैट यू लुक स्लीपी। लोग कहेंगे यार तुम बड़े सोई-सोई से लग रहे हो, ऐसा लग रहा है। या फिर हैव डिफिकल्टी विद योर मेमोरी, मेमोरी के अंदर प्रॉब्लम रहेगी ऐसे बच्चों को। और इसमें होता है हैव स्लो डाउन रिस्पॉन्सेज, स्लो रिस्पॉन्सेज, जैसे कि कहते हैं ना कि किसी ने क्या कहा, किस प्रकार का रिस्पॉन्स दिया, तो उससे भी उनको प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है? फिर हैव डिफिकल्टी कंट्रोलिंग योर इमोशंस। ऐसे लोगों के साथ कैसा होता है कि हंस रहे हैं तो जी हंस रहे हैं, रो रहे हैं तो जी रो रहे हैं। अब ये कंडीशंस बड़ी अजीब सी हैं, ये दोनों कंडीशंस, ठीक है ना? स्लो रिस्पॉन्सेज का मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को पाके चलना है, नहीं। स्लो रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि बड़ा स्लो स्लो से आपको पेन मांगा है, हाँ भाई देता हूँ, रुक जा। कहाँ पड़ा है पेन? इधर पड़ा है। इस तरह का स्लो, ठीक है? either the person is not interested, either the person is interested, but वो आपके जो आप कहना या आप करना चाह रहे हो, उनके साथ बात कर रहे हो, उसमें वैसा एक क्विक रिस्पॉन्स नहीं है। तो ऐसे ही तो उसको हम कहेंगे स्लो, ठीक है? उसको कहेंगे हम स्लो रिस्पॉन्सेज। हैव डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग योर इमोशंस। किसी प्रकार का इमोशन हो सकता है, क्योंकि स्लीपिंग अवस्था है ना, और ब्रेन वेव्स की बात हो रही थी, तो वो अवस्था क्या है, अल्फा के साथ जुड़ रही है बार बार, ठीक है? तो उस अवस्था में प्रॉब्लम क्या आती है कि जो भी आपका इमोशन होता है, वो आपका इमोशन आपके कंट्रोल में नहीं आता। ब्रेन वेव उसी के तरह कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ये बीमारियों की बात कर रही हूँ मैं। सिर्फ बीमारी के केस में ऐसा होगा। अगेन डेली कभी किसी के साथ ऐसा कभी हुआ कि 1 दिन में या 2 दिन में ऐसा कभी कुछ हुआ, तो वहाँ ऐसा नहीं होगा, ठीक है? जब ये लंबे समय तक चलता आ रहा हो, सिर्फ तभी ऐसा होता है। व्हाट इज इंसोम्निया? इंसोम्निया क्या होता है? इसको सिर्फ एक ही बात से याद रखेंगे बहुत अच्छे से सरल शब्द में, कि रात को नींद ही नहीं आती। कोशिश कर लो, नींद ही नहीं आती। और ऐसे व्यक्ति जब सोते हैं 2 से 3 घंटे, बस इतनी ही नींद आती है इनको। इसके बाद इनकी अपने आप नींद खुल जाती है, अपने आप नींद खुल जाती है इनकी। और इनको कोई ऐसा नहीं कि बाहर शोर हुआ, सिर्फ ये एक वजह है, नहीं। वजह ये नहीं होती इनकी। इनको बस कोई भी वजह से अपने आप ही इनकी नींद खुल जाएगी, अपने आप ही इनको फिर पूरा दिन। और ऐसे लोगों को ना दिन भर नींद आ रही हो ऐसा नहीं रहता, इनकी आंखें जरूर लगेंगी। शक्ल से आप कह सकते हो इनको कि हाँ तुम पूरी रात जागे हुए थे क्या, ये तुम्हारी आंखें झुकी झुकी सी हैं, डार्क सर्कल्स टाइप आ जाने। और इससे फिर किडनी पे भी इफेक्ट पड़ता है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है? कि इंसोम्निया इज अ स्लीप डिसऑर्डर। जी हमने जान लिया कि ये स्लीप डिसऑर्डर है, where people have difficulty in falling sleep or falling or staying asleep। यानी कि सोए रहने की अवस्था जो है ना, जैसे मैंने कहा ना, नींद जल्दी टूट जाती है, वो अवस्था। या तो पहले तो नींद ही नहीं आ रही थी, चलो जी पहले नींद नहीं आ रही थी, अब जब नींद आई है तो लंबे समय तक नहीं आ रही है, सिर्फ 2 ढाई 3 या 4 घंटे भी नींद बार बार खुल जाती है। तो ये अवस्था जो है बहुत अजीब और बहुत ही दुखदाई होती है। ऐसे इंसान एक ही चीज के अंदर अपना ध्यान लंबे समय तक नहीं लगा पाता, बहुत जल्दी इरिटेट रहेगा। और इमोशनली दैट पर्सन इज वेरी डल। डल मतलब इमोशनली वो ज्यादा ऐसा इंसान एक ही इमोशन को ज्यादा कैरी करता है, या तो थोड़ा रोतलू टाइप का होगा, या तो बड़ा ही हंसमुख टाइप का अजीब सा होगा। हंसमुख तो खैर कम ही मिलेंगे आपको, रोतलू टाइप के ज्यादा मिलेंगे, ठीक है? इंसोम्निया हैव वन और मोर सिम्टम्स। इनकी पहचान कैसे हो? इनकी पहचान के लिए डिफिकल्टी इन फॉलिंग asleep, पहले तो हमें देख लिया कि सोने में इनको बड़ी दिक्कत आ रही है। वेकिंग अप ऑफन ड्यूरिंग द नाइट एंड हैविंग ट्रबल गोइंग बैक टू स्लीप। जैसे मैंने कहा कि नींद एक बार खुल गई या 2 ढाई घंटे बाद नींद खुली, अब दोबारा नींद नहीं आएगी, बहुत परेशान होते हैं। वेकिंग अप टू अर्ली इन द मॉर्निंग। ऐसे लोग तो 3 बजे 4 बजे उठने वालों में से होते हैं, कि नींद ही बहुत कम आती है। पहले ही इनको रात को 12 बजे मुश्किल से नींद आती है, फिर 3 या ढाई बजे या 4 बजे उठ जाएंगे फिर से, ऐसे रहता है। हैविंग अनफ्रेशिंग स्लीप। और कभी भी ये जो निद्रा इनको मिलती है, वो उनको फ्रेश नहीं कर पाती बॉडीली अंदर से।
ठीक है? और ना ही इनकी फिजिकल ग्रोथ जो अगर हम कहें ना मेंटली बॉडी का जो ग्रोथ है वो भी बहुत जगह पे रुका हुआ होता है इनका। तो ये काफी जगह पे नुकसान पहुंचा रही है। देखिए, एक तो मेंटली आप फ्रेश नहीं हो रहा बच्चा, और अंदर से भी जो ग्रोथ होनी चाहिए वो भी डिस्टर्ब कितनी हो रही है। ठीक है ना? हैविंग एटलीस्ट वन डे टाइम प्रॉब्लम सच एज फटीग, चक्कर आना, कभी ना कभी चक्कर इनको दिन में एक दो बार आ ही जाते हैं। चलते फिरते इनको चक्कर आ जाते हैं। मतलब कि मान लीजिए एक डेस्क से दूसरे डेस्क तक गए तब चक्कर आ गए, या वॉशरूम से बाहर आए तो चक्कर आ गए, या एक आपने देखा है कभी कभी कि झुके हैं ऊपर उठे हैं तो उससे भी चक्कर आने आ गए। तो किसी भी अवस्था में आ सकते हैं, कोई ऐसी स्पेशल बेंडिंग नहीं है, कोई ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं है कि ज्यादा चलोगे तो चक्कर आएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी जहां थक गई वहां चक्कर आ जाएगा, क्योंकि बॉडी रिपेयर नहीं हुई ना अंदर से, इसलिए। ठीक है? इनको चक्कर आएंगे, स्लीपीनेस रहेगी, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम विद मूड, ना तो आपकी बात को अच्छे से सुनना चाहते हैं, ना तो बात को ठीक से रिप्लाई करेंगे। कब क्या हो गया, मूड स्विंग्स इनके बड़े खतरनाक रहते हैं। दे वोंट बी एबल टू कैरी वन मोड ऑफ देयर, कहें कि लाइक द हैप्पीनेस, और मे बी द, आप ये कहेंगे कि दुखी हो या बात को समझना हो, किसी भी मोड को ही ज्यादा लंबे टाइम तक कैरी नहीं कर पाते हैं। ठीक है? कंसंट्रेशन में काफी प्रॉब्लम रहती है। कंसंट्रेशन में पता क्या होता है इनके साथ, क्योंकि बिकॉज मैंने बहुत क्लोजली बहुत लोगों को देखा है ये। तो कंसंट्रेशन में क्या होगा, अभी तो आपकी बात समझ ली, बहुत अच्छे से समझ आ गई, थोड़ी बहुत भूल भी जाएंगे कि मैंने पढ़ा ही क्या था। एक तो ये प्रॉब्लम है, इनको इनको मैंने बहुत बार देखा है, ये भी होता था। दूसरा क्या होता है, कंसंट्रेशन में समझ ही नहीं पा रहे सिंपल सी चीज कि प्लस माइनस में ये सब चीजें कैसे हो रही हैं, या डिवीजन कैसा हुआ, या इस स्टेप के बाद ये स्टेप क्यों आया, या इस लाइन में ये बात क्या मीनिंग, क्या निकल रहा है, क्या डिसिफर करना चाह रहे हो आप, वो कर ही नहीं पाते। ठीक है? एक्सीडेंट्स एट वर्क और वाइल ड्राइविंग, ये तो हम समझ ही गए ना कि सोते हुए नींद, सॉरी, कार ड्राइव करते हुए या बाइक ड्राइव करते हुए इनको नींद बड़ी आती है। ठीक है? एक्सेट्रा ड्यू टू पुअर स्लीप। जस्ट बिकॉज क्यों हो रहा है ये सब कुछ, क्योंकि वो ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, और जब सोते हैं तो लंबी अवस्था, या कहे कि बहुत देर तक नहीं सो पा रहे हैं। ठीक है? क्या हो गया, ये कंडीशन कौन सी आ गई, इंसोम्निया कंडीशन है। याद रखिएगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये वाला। इन रियल लाइफ में ये आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसको आप ये समझिए कि ये ऐसी बड़ी ही पेचीदा अवस्था है जो आज की डेट में तो बहुत कॉमन है। पहले नहीं थी इंडिया में, इंडिया में अब आ गई है। लाइफस्टाइल हम सब जानते हैं कैसे खराब हो चुका है। जॉब जो है वो किस तरह से चेंज हो रही है, आई मीन टाइमिंग को लेकर, और प्लस आना जाना इन सब को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब कुछ है। पहले के कार्य जो होते थे अर्निंग के लिए, कमाना था, पैसा कमाना था, तो इतनी दूर दूर नहीं जाता था कोई, कि हर रोज ड्राइव करके 1.5 घंटा जाना 1.5 घंटा आना, 3 घंटे यहाँ खराब होते थे। देन जो पूरा आवरली टाइम है, बिजनेस आवर जो है, वो आपको वहां देने हैं, 9 to 6 की जॉब है जैसे, तो वो देने हैं। फिर 3 घंटे आने जाने की वो खराब हुए। देन जो लंच ब्रेक है वो भी प्रॉपरली नहीं मिल पाता। आपको अच्छे से पता होगा कि कॉर्पोरेट में भी कहीं पे भी हो तो प्रॉपरली जो एक ब्रेक का टाइम होता है वो भी प्रॉपरली नहीं मिलता। कहीं कहीं पे तो फिर भी मिलता है, कई जगहों पे तो वो भी नहीं ठीक से मिलता। उसमें भी होता है कि जल्दी आ जाए आप, ज्यादा देर टाइम ना लगाए, या आप अ, क्योंकि उनको होता है कि ये ब्रेक का टाइम जो है ना हमारे पैसों से जा रहा है। जो काम करवा रहे हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, तो उनको भी ये लगता है आगे से कि ये जो तुम खाना खाने का तुमने टाइम दिया गया है ना, ये भी हमारे पैसे इसके अंदर लग रहे हैं, क्योंकि वो आवरली आपको पे कर रहे हैं। अगर किसी की कोई भी जॉब का जो भी पैसा है ना, वो आवरली बेस पे तोड़े तो निकलता है ना कि इतने आवर्स का है। पहले तो डे वाइज निकालेंगे, देन आवर्स वाइज निकालते हैं, क्योंकि वो सारी कैलकुलेशन उनको करनी पड़ती है। तो उनको वो डे वाइज, उनको जो आवर वाइज है ना, उनको चुभता है। ठीक है? वो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी जल्दी आप खाना खत्म करके आए, उतनी जल्दी हमारे काम पे वापस आए। सो देयर इज ऑल्सो डिफरेंट लॉज फॉर दिस। ठीक है? कि कैसे ब्रेक टाइम और आपका पूरा ऑफिशियल टाइम कैसे डिजाइन होना चाहिए, सो दैट जो भी एक इंसान है उसके स्लीपनेस में, उसकी तंदुरुस्ती में, आरोग्यता में कोई किसी भी प्रकार का कोई हर्डल ना हो। तो अब कंपनीज इस चीज पे काफी ध्यान दे रही हैं। ठीक है? तो उस चीज का फायदा उठाएं, जो जो जॉब में करते हैं कॉर्पोरेट की, तो उस चीज का फायदा भी उठाएं। अब आता है स्लीप एपनिया, ये भी बहुत कॉमनली आजकल सुना जा रहा है। इट इज हाईली कॉमन राइट नाउ, बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है इंडिया में भी। ठीक है?
अगेन मैं बता रही हूँ, वही बातें आती हैं कि दिनचर्या आज के वक्त में बहुत अलग हो चुकी है, खाना पीना बहुत अलग हो चुका है, ठीक है। प्लस फैमिली बहुत डिवाइडेड है, तो एक दूसरे का साथ भी थोड़ा कम हो जाता है। ये सब बहुत सारे फैक्टर्स मिला के ये सब बातें बनाते हैं, तो सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। आप रिसर्च वर्क जो पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको, ठीक है। What is sleep apnea? Sleep apnea is potentially serious sleep disorder that occurs when a person is breathing is interrupted. यहाँ पे ना श्वास क्रिया के अंदर ही बाधा आनी शुरू हो जाती है। किसके अंदर? श्वास क्रिया के अंदर, सोते समय में, ठीक है। कोई इंसान अगर सो रहा है और उसकी श्वास की क्रिया ही रुक जाएगी, ठीक है। पीपल विद अनट्रीटेड स्लीप एपनिया स्टॉप ब्रीदिंग रिपीटेडली ड्यूरिंग देयर स्लीप, ठीक है। इसको ना आप एक तरह से ये भी समझ सकते हैं, जो लोग खर्राटे लेते हैं ना, वो एक्चुअली खर्राटे लेना अच्छी बात नहीं है। हम कहते हैं बड़ी बड़ी गहरी नींद आई है, खर्राटे ले रहा है, बड़ी गहरी नींद आई होगी, दिन में सारा दिन काम किया है ना, तो बड़ी गहरी नींद आ रही है इनको। तो हम तो ये सोच रहे हैं खर्राटे ले रहे हैं, तो जबकि खर्राटे लेना इट्स अ डिसऑर्डर, ठीक है। खर्राटे लेना कोई अच्छी बात नहीं है। वो आप जो जो भी वो खर्राटे ले रहे हैं, वो इसका मतलब ये है कि उनकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है। मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है? ब्रीदिंग बीच में रुक रही है। वो जो रुकती है उस वो खर्राटे का रूप लेती है आगे से। जो रुकती है बार बार बीच में हल्का हल्का रुकती है ना, जहां जहां रुकती है वो एक खर्राटे की आवाज बन के बाहर निकलता है। जो हम समझते हैं कि नहीं नहीं बड़ी थकी हुई नींद आ रही है इनको, वो एक्चुअली थकी हुई नींद नहीं है। इट्स अ डिसऑर्डर, ओके। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्लीप एपनिया। किस प्रकार के? एक ऑब्स्ट्रक्टिव और इन सेंट्रल स्लीप एपनिया, ठीक है। यानी कि OSA एंड CSA। अब इसको यहाँ पे एक बार देखेंगे। सेंट्रल स्लीप एपनिया में क्या होता है? occurs when brain's area that controls your breathing does not function correctly during the sleep। कौन कौन मुझे बताएगा कि ब्रीदिंग के लिए हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट या कौन सा एरिया रिस्पॉन्सिबल है? विजय जी बताएंगे। क्या मैम? हमारी ब्रीदिंग के लिए हमारी ब्रेन का कौन सा एरिया रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा पार्ट, कौन सा एरिया? पता नहीं प्रतिभा जी, मैम मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रतिभा जी, सीमा जी, ज्योति जी, जी बताएं। सीमा जी बताएं। आई नो सौरभ जी आपको आता है। ज्योति जी आप बताएं। नहीं पता। आपको भी आइडिया नहीं है। नवनीता जी, नवनीता जी बताइए। क्या पूछ रही हैं? आप क्लास में नहीं थे? नहीं, मेरा कुछ फोन आ रहा था। ओके। आप किसी एक जगह रहे हैं, या तो फोन की तरफ, और उस टाइम पे DND आप लगा दीजिए जब पढ़ रहे हैं। तो ऐसे दो तरफ बैठेंगे तो ना तो आपका फोन पे प्रॉपरली काम होगा, ना यहाँ पे क्लास का काम होगा। सो बी अटेंटिव। जी सौरभ जी आप बताइए, मुझे आपको नहीं आंसर आता है? नहीं मुझे नहीं मेडुला मालूम। ऑब्लंगेटा मैम, ये हमारे मैम ब्रेन के सबसे नीचे पीछे वाला पार्ट में होता है। मेडुला ऑब्लंगेटा ये हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। करेक्ट, ठीक है। अब याद रहेगा बाकियों को, ये लिख लीजिएगा जब आप कर रहे होगे। कितनी बार नोट्स बनाओगे? ह्यूमन एनाटॉमी में नोट्स बना चुके हो, फिर दोबारा बनाओगे? पता है कमी कमी किस चीज की है? आप रिवीजन नहीं करते हो। सीखकर तो बचपन से कोई कुछ नहीं आता है, पर वो हम इतनी बार रिपीट करते हैं कि वो बातें, वो सब कुछ हमारी बिल्कुल हमारे अंदर रम जाती हैं। उसी को हम रिवीजन बोलते हैं अंग्रेजी में, और कुछ नहीं। तो जितना आप बार बार उस चीज से अवगत होते जाएंगे, वैसे ही वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके अंदर रमते भी चले जाएंगे। PhD करना आसान नहीं है, वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। छोटी छोटी चीजें याद रखोगे तभी बहुत बड़ा कुंभा याद कर पाओगे। ऐसे कैसे याद कर लोगे जब छोटी छोटी बातें ही नहीं याद?
और आप पढ़ने चले हैं यहाँ पर हमारे साथ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में मैंने पहले दिन से बोला है, ह्यूमन एनाटॉमी आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्पेशली ब्रेन, हॉर्मोन्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए आपको। मोर देन दैट आपको ये पता होना चाहिए। नवनीता जी प्लीज म्यूट कीजिए। आपको ये सब पता होना चाहिए, आप रिवीजन कीजिए डेली। मैंने आपको डेली हर रोज आपको क्लास के एंड पे भी ये बात बोलती हूँ, डू कीप ऑन रिवाइजिंग योर ह्यूमन एनाटॉमी नोट्स डेली। आपने बचपन से सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ा है ह्यूमन एनाटॉमी को, मैं सिर्फ कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, लेकिन जिन लोगों ने ज्यादा अच्छे से पढ़ा है उनकी केस की बात नहीं कर रही हूँ। जिन लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है इट मीन्स या तो उनको उस वक्त में समझ नहीं आया था। आज जब आपके पास मौका है आप उसको गवा रहे हो। आज जब आप समझ सकते हो, यूट्यूब पे इतना मटेरियल है, आपको पढ़ाया भी जा रहा है, इतनी सारी मतलब एनिमेशंस अवेलेबल हैं, स्टिल यू आर लाइक कि नहीं हम नहीं करेंगे, आई विल बी लेथार्जिक, मैं नहीं करने वाला या मैं नहीं करने वाली। कभी बैठ के रात को या आज रात को ही, कभी क्यों, आज रात को बैठ के अवलोकन कीजिएगा कि गलती किसकी है। और जब प्रॉब्लम समझ आ जाए कि गलती आपकी है, तो सॉल्यूशन पे चलिएगा कि सॉल्यूशन क्या है, और अपने आप को सॉल्यूशन के लिए ही पुश कीजिएगा। ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई, उस पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करना, उसका त्राटक नहीं करना है। त्राटक सॉल्यूशन का करना है कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे अपने आप को और आगे लेके जाना है। ठीक है, त्राटक उसका होना चाहिए। त्राटक कभी भी प्रॉब्लम पे नहीं होता, उसके सॉल्यूशन पे होता है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या होता है, OSA में is caused by blockages in the upper airway that restrict oxygen to the body। यानी कि यहाँ इस वाले एरिया में, इस अपर बॉडी में यहाँ ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो जाती है। जो लैरिंग्स वाला एरिया आता है ना, आपने पढ़ा था जब हम लंग्स को अच्छे से पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, तो हम उसमें लैरिंग्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। लैरिंग्स फायरिंग्स पूरा हमारा जो आता है, वॉइस बॉक्स आता है, उस वाले एरिया में यहाँ ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो जाती हैं, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव का सिंपल सा मीनिंग यही है, कोई भी रुकावट। कहाँ से रुकावट आ रही है, अपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बोल सकते हैं आप इसको। इस ट्रैक में यहाँ पे आपको ऑब्स्ट्रक्शंस मिलती हैं, जिसकी वजह से स्लीप एपनिया होता है, और खर्राटे भी इसी की वजह से आते हैं। ठीक है, और जब ये सेंट्रल स्लीप एपनिया होती है, जब ब्रेन इसके अंदर आ जाए ना, तो ये बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। ये तब ज्यादा बहुत ज्यादा सीरियस है, एक्सट्रीम लेवल का सीरियस है। ठीक है जी, पूछिए सौरभ जी। मैम ये जो खराटे आते हैं आपने बोला तो क्या नेजल कैविटी में प्रॉब्लम होती है या लेरिंग्स में प्रॉब्लम? नहीं, नेजल में प्रॉब्लम नहीं होती। नाक तो बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, श्वास लेगा श्वास छोड़ेगा, एक ना इसके अंदर मुंह खुल जाता है। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, जिन जो जी खर्राटे लेते हैं ना, उनका मुंह जरूर खुला होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि खर्राटे ले रहे हैं और मुंह नहीं खुलता, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस केस में क्या होता है, जो हमारी जिह्वा होती है, पीछे हमारा जो हमारी वॉइस बॉक्स का जो हमारी कॉर्ड जा रही है, वन इज द एपिक सॉरी, वन इज योर फूड पाइप एंड वन इज योर विंड पाइप, तो वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करती रहती है बीच बीच में। तो जो ढक्कन है ना हमारा ग्लॉटिस जी वाला, मैम। वो ढक्कन ऊपर नीचे होता रहता है ज्यादा, कुछ ज्यादा ही उसके अंदर प्रेशर पड़ता है, बेचारा ऊपर नीचे कुछ ज्यादा ही होता है। फिर जो ऊपर नीचे कुछ आप देखेंगे कि खर्राटे भी कभी सेम उसमें नहीं जा रहे होते, उसमें भी वेरिएशंस बहुत होती हैं। कभी कभी बहुत लंबा 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 जाता है, कभी में बहुत थोड़ा छोटा 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 जाता है, और कहीं में बहुत ज्यादा, मतलब जैसे कि वेव्स की तरह समझ लीजिए। कभी कभी ऐसे ऐसे रहेगा, कभी कभी बहुत स्पीड से रहेगा, ऐसा रहता है। खर्राटे की भी आप कभी नोटिस कीजिएगा, इसकी धुन ही बड़ी अलग होती है खर्राटे की। आई एम सॉरी तो धुन कह रही हूँ, पर हाँ, उसका जो एक पैटर्न है वो बड़ा डिफरेंट रहता है। और जी मैम, इसमें भी किसी कई, का बहुत तेज होता है, किसी हाँ का जी, slow। करेक्ट। और कईयों की तो जो स्टार्टिंग स्टेज होती है, कई नोटिस कीजिएगा, उनका पिच भी बहुत स्लो होता है, इतनी तेज आवाज नहीं आती उनके खर्राटों की, बहुत थोड़े थोड़े से होंगे। और ये जनरली किस में पाया जाएगा देखने के लिए, फीमेल्स के अंदर। एक तो इसके अंदर मेडिकली एक और रीजन भी आता है, मेडिकली रीजन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। ठीक है, एक ये विंड पाइप है और एक ये विंड पाइप है। जो यहाँ से मोटे वाली विंड पाइप से निकलेगी ना, आवाज निकलेगी, वो थोड़ी भारी होगी। जो पतली वाली में से निकलेगी ना, ये थोड़ी सी तीखी सी होगी,
और या प्यारी भी हो सकती है, स्वीट भी हो सकती है। दीज आर फीमेल्स एंड दीज आर मेल्स जनरली। ऐसा नहीं है कि हम सब जानते हैं कि भारी आवाज लड़कियों में भी मिलती है कभी कभी, कुछ ऐसे फीमेल्स के साथ होता है, ठीक है ना। तो उसके रीजंस और भी हो सकते हैं, सिर्फ विंड पाइप का रीजन नहीं होता, और भी रीजन हो सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ कि विंड पाइप की रीजन है यहाँ पर, ठीक है। और भी रीजन हो सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए पतली पतली विंड पाइप है ना यहाँ पे, ये वाली। तो इसकी ना आवाज भी थोड़ी पतली होगी। तो जब ये खरांटे लेंगे ना, फीमेल्स जब खरांटे लेती हैं, कभी नोटिस करना, उतना हाई पिच नहीं होता या उतनी लंबा इनका खरांटा नहीं जाता जितना एक मेल का जाता है। एक तो बहुत लंबे होते हैं और बहुत लगातार होते हैं इनके, दोनों में का कभी भी डिफरेंस देखा जाए तो इनकी आवाज बहुत तेज होती है, बहुत ऊंची होती है। ये दोनों में डिफरेंस है। इनकी तीखी हो सकती है और थोड़ी पतली भी हो सकती है, उस कैटेगरी की होगी, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है सौरभ जी? जी मैम। जी ठीक है, चलें आगे बढ़े। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने दिखाने का प्रयास भी किया, ये देखिए टंग ऑब्स्ट्रक्ट करती है। ये देखिए ये टंग है, ये वुल्वा है हमारा, और ये सॉफ्ट पैलेट है, यानी कि पीछे वाला भाग जहाँ पे घंटी होती है। जब हम पीछे की तरफ अपना कपाल गुहा की तरफ जब हम करते हैं अपना खेचरी मुद्रा, पहले तो नभो मुद्रा होती है, नभो मुद्रा से हम खेचरी मुद्रा की तरफ जा रहे हैं ना, मतलब जिह्वा को और पीछे की तरफ ले जा रहे होते हैं। तो वो इसी इसी सॉफ्ट पैलेट को ही क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाती है। तो जो हम कहते हैं घंटी है, घंटी वाला द्वार या राजतंत्र द्वार जो हम बोलते हैं, वो ये वाला एरिया है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहाँ तक तो हम देख पाते हैं अच्छे से, और ये फिर घंटी की तरह नीचे लटका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देती है यहाँ पर, और इस बेचारे को ऊपर नीचे होने का मौका नहीं मिलता। ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है, ये यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दिया इसने, जिह्वा बहुत पीछे चली गई, और जो ये था हमारा वुल्वा, ये दोनों आपस में बिल्कुल अटैच हो गए, रुक गए। ये एपनिया में ऐसा होता है। और जो नीचे बेचारा लैरिंक्स था, जो खरांटों में हमें हेल्प कर रहा था, पहले तो खरांटों में मतलब खरांटे जब आ रहे थे जा रहे थे, उसमें ये चीज कर रहा था। लेकिन जब एपनिया होता है ना, तो ये एपनिया में टंग का बहुत बड़ा रोल होता है, ये पीछे जाके चिपक जाती है। अब श्वास कैसे लोगे, ना तो आएगा ना तो जाएगा, तो ये खुल नहीं पाता। और कईयों की इसी में ही कई 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 ऐसे लोग हैं जो स्वर को सितार गए, कईयों के साथ ऐसा होता है। इसलिए कहते हैं खराटे जो होता है इसका इलाज करवाना चाहिए, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। ये इन्होंने फिर से यहाँ पे इसको अच्छे से दिखाया है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। स्नोरिंग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, स्नोरिंग एंड ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है। अब इस ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या हो रहा है, इट्स अ मोर कॉमन of the two. It is caused by a blockage of the airway, affect upper respiratory tract usually when the soft tissue of the back of the throat collapse during the sleep. जो हमने वही बात समझी, सॉफ्ट टिश्यू वगैरह इतना टेक्निकल वर्ड या मेडिकल वर्ड के अंदर मत जाओ, आप अपनी भाषा में ही नोट्स लिखोगे। नोट्स का मतलब भी यही होता है कि मेरी भाषा में जो मुझे समझ आए, वो नहीं जो मैंने दुनिया को पढ़ाने हैं, बिल्कुल नहीं। जब हिंदी भाषा में लिख लिया, या जो भी भाषा से आप बिलोंग करते हैं, नेटिव लैंग्वेज से, जिसमें आपको समझ आते हैं आपके अपने नोट्स, उसको लिखिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए कोई अगर ऐसा टेक्निकल या मेडिकल वर्ड आता है तो, ठीक है। किसी को नहीं पढ़ाना, आपने अपने लिए करना है, ठीक है। तो आपने क्या लिखा कि इसमें जो था, अब आप इसको कैसे लिखोगे कि गले में रुकावट पैदा होती है, जहां पे मेरी जो टंग है, जो सॉफ्ट टिश्यूज, इसको हम ब्रैकेट में लिखोगे, वो आपस में जुड़ से जाते हैं। कहाँ पे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कौन सा आ गया, फेरिंक्स लैरिंक्स और हमारी जिह्वा वाला एरिया आ गया, ठीक है। ये सारा इसी के अंदर आता है। देन आता है सिम्टम्स किस प्रकार के मुझे देखने को मिलेंगे, आप ऐसे ही लिखेंगे। दिन के वक्त में हमें मिलेगा देखने को कि इंसान स्लीपी स्लीपी सा है, चक्कर आते हैं, थका थका सा रहेगा, और मॉर्निंग में हेडेक रहेगा। सरदर्द, इन लोगों का सरदर्द बहुत ज्यादा होता है, ये भी बहुत देखने वाली चीज है, क्योंकि प्रॉपरली आपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आने नहीं दी, सर्कुलेट नहीं होने दी, क्रिया को डिस्टर्ब हुआ। कौन सी क्रिया का, रेस्पिरेटरी क्रिया जो थी, ब्रीदिंग क्रिया थी, श्वास पर श्वास की क्रिया को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मिलती रही है। इरिटेटिंग रहेंगे थोड़े से, हर चीज पे बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाना, बात पूछी कुछ और है, फिर आगे से चिल्ला रहे हैं, मतलब चिल्लाने वाली बात थी नहीं पर फिर भी चिल्ला रहे हैं, गाली देने वाली बात नहीं थी पर पता नहीं कितनी गालियां दिए जा रहे हैं,
बात पूछी कुछ और थी, उसको जवाब उस टाइम पे दे नहीं रहे और थोड़े बाद जाके कहते हैं कि तुम्हारी गलती थी, तुमने ऐसा किया। तो ये सब कुछ होना शुरू हो जाता है। ये थोड़ा लग रहा है ना, कुछ-कुछ आदमियों में ऐसा पाया जाता है कॉमनली। तो आप देख सकते हैं कि पीछे इसकी वजह एक ये भी निकल के आती है। ऑफ कोर्स टेस्टोस्टेरोन की एक वजह है, पर इरिटेशन होना हर बात पे या इस तरह का बिहेवियर इसके साथ साथ में जुड़ जाना, ये भी एक अलग व्याधि है जो हमारी स्लीप एपनिया से निकल कर भी आती है, ठीक है? खर्राटे वगैरह लेना, ये सब कुछ यहाँ से निकल कर भी आता है। अब जैसे इन्होंने मुझसे भी क्वेश्चन पूछा तो मैंने वो कहा था कि एक हमारा लैरिंक्स और फेरिंक्स का लैरिंक्स का जो वॉइस बॉक्स का जो हमारा है एपिग्लॉटिस का ऊपर-नीचे होना, वो रुक सा जाता है। जो स्नोरिंग प्रॉपर्ली हो रही है ना, वो वहाँ से हो रही होगी। लेकिन जब वो रुक जाएगी और एपनिया का रूप ले लेगी ना, तो वहाँ पे हमारा सॉफ्ट टिश्यू यानी कि हमारी जो जिह्वा है पीछे की तरफ टच होनी ज़्यादा शुरू हो जाएगी, जस्ट अबव द एपिग्लॉटिस। वो पूरा आपस में जगह जो होगी वो थोड़ी जुड़नी शुरू हो जाएगी। उसके अंदर ये तो कहेंगे नाम मात्र जगह रह जाएगी, ठीक है? जब तक वो अ हमारा जिह्वा का जो एरिया है, जो पीछे टंग जो पीछे निकल के लंबी पीछे तक जा रही है, वो जब तक जुड़ नहीं रही है, तब तक तो वो स्नोरिंग तक का एरिया है जिसमें एपिग्लॉटिस डिस्टर्ब कर रहा है या डिस्टर्बेंस हो रही है, ठीक है ना? तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो अवस्था बहुत लंबे टाइम तक होती जा रही है, बार-बार हो रही है, तो ये उस अवस्था को पार कर चुका है। अब कभी भी जिह्वा पीछे टच कर सकती है, वो समय आ चुका है वह, ठीक है? ऐसे है। अब नाइट टाइम स्लीप कैसे है? लाउड स्नोरिंग होती है, जैसे हमने देखा नाइट टाइम स्लीप किस तरह की रहेगी, इनकी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा इनकी शोर होता है। एक कमरे में सो रहे होंगे तो बाकी के 3-4 कमरों के तक आवाज़ आ रही होगी, ठीक है? ग्रास्पिंग एयर व्हाइल स्लीपिंग एंड ट्रबलिंग कंसंट्रेटिंग। अब ये हवा को ना खाने का काम करते हैं, जैसे खा रहे हो हवा, कुछ इस तरह से लगेगा इनको। व्हाइल स्लीपिंग जैसे कि मैंने कहा ना कि मुँह ज़रूर खुलता है इनका, ऐसा नहीं हो सकता कि इनका मुँह ना खुले। तो ये नाक से नहीं लेते, मुँह से साँस लेना ज़्यादा शुरू करते हैं और ये अच्छी बात नहीं है और ट्रबल होती है इनको क्या? कंसंट्रेट करने में, नॉट गुड स्लीप अच्छी नींद नहीं है ये। मैंने आपको पहले ही बोला कि अच्छी नींद नहीं है, ठीक है? यूरिनेशन होती है इनको, चोकिंग तो हम समझ ही गए ना यहाँ पे रुक गया। ये अभी रुकना शुरू हुआ तो यहाँ तक पूरा रुक ही गया, ठीक है ना? चोकिंग का मतलब होता है कुछ अटक जाना। चोकिंग का मतलब, ठीक है? यूरिनेशन का मतलब है कि बार-बार मूत्र विसर्जन के लिए बार-बार जाना पड़ रहा है, ठीक है? इफेक्ट्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ऑन हेल्थ। अब हेल्थ पे क्या-क्या इफेक्ट पड़ेगा? जिसको ज़्यादा खर्राटे लेने की आदत है और वो खर्राटे अब ऊपर की अवस्था में ज़्यादा पहुँच गए हैं, जहाँ पे स्लीप एपनिया की तरफ ज़्यादा जा चुके हैं, क्रॉनिक हो चुका है वो अगर हम थोड़ा-सा इसको और डिटेल में बोलें, तो वो बहुत बढ़ चुका है और काफ़ी लंबे समय से ऐसा हो रहा है, ठीक है? तो ऐसे केस में बीपी देखेंगे ऊपर या नीचे जाएगा, यानी कि लो या हाई कुछ भी हो सकता है। मेजरली ऐसे केस में लोगों का लो मिलता है। हाई के केस में भी कई लोगों का रहता है, पर उसके साथ में और बीमारियाँ भी मिलती हैं। डायबिटीज़, नॉट एबल टू ड्राइव, हार्ट अटैक को तो हम समझ ही तो रहे हैं ना कि क्यों क्यों हो रहा है। प्रॉपर्ली लंग्स और हार्ट की क्रिया होने नहीं दे रहे ना, इस वजह से। पैरालिसिस, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, बीपी व्हाइल मेडिकेशन। जबकि मेडिकेशन पे हैं, तब भी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और बीपी है। यहाँ से जोड़ के चलिएगा, जब आप थेरेपी वाले अपना जब यूनिट पढ़ रहे होंगे, उसके अंदर ये बात को लिखिएगा ज़रूर। यही होते हैं नोट्स, जब आप एक बात को एक यूनिट से दूसरे यूनिट को जोड़ पाते हो। ये चीज़ आपकी थेरेपी वाले चैप्टर में भी आएगी, मतलब वहाँ आप जोड़ोगे इसको। यही बात आप उसके अंदर जोड़ेंगे यूनिट 10 के अंदर। जब प्रैक्टिकल योग वाला पढ़ेंगे, तो दोनों में आपने इसको थोड़ा-सा जोड़ के और इसके अंदर इसको हाइलाइट करके रखिएगा, ठीक है? कि कैसे बीपी की प्रॉब्लम और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को हम कैसे क्योर करते हैं, थेरेपी में है ना बीपी का, डायबिटीज़ का, तो वहाँ भी आप इसके लिखेंगे कि वहाँ पे ओएसए भी हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो हमें जब आप सिखाने जाएँगे एज़ अ थेरेपिस्ट भी या आप जब आप योग इंस्ट्रक्टर के लेवल पे भी होंगे, तो आप ये पॉइंट्स अपने बैक ऑफ द माइंड भी रखेंगे कि हाँ, इनकी नींद ठीक से पूरी नहीं हो रही थी, जिस वजह से बार-बार इनको डायबिटीज़ के अटैक हो रहे हैं और बीपी के अटैक हो रहे हैं। अटैक से मीन्स बहुत ऊपर चला जाता है बीपी बार-बार और बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ में इनको प्रॉब्लम होती है, शुगर की क्रेविंग ज़्यादा हो रही है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, ठीक है? मेडिसिन्स प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, तो उनमें एक रीज़न इनका स्लीप एपनिया भी हो सकता है। तो वहाँ से ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करेंगे, योग थेरेपी के टाइम पे
आप उन्हें वैसे आसन और वैसे प्राणायाम ज़्यादा करवाएँगे, जिससे कि इनको एक अच्छी नींद आ पाए और खर्राटे भरी नींद ना हो, अच्छी नींद हो, ताकि किसी प्रकार से कोई चोकिंग ना हो उस टाइम पे, ठीक है? और ना ही बहुत ज़्यादा स्नोरिंग यानी खर्राटे वगैरह प्रॉब्लम ना हो। जब ये सब कुछ नहीं होगा, तो इन पे अपने आप ही डिफ़रेंस देखने को मिलेगा और बीमारियों से दूर भी हुआ जाएगा, ठीक है? क्या ये बात क्लियर है सबको? जी मैम। जी। मैम चार सेंट्रल मिनट और चलेगा जी। क्या? लंबी क्लास चलेगी? नहीं, बस मैं यही तक कर रही हूँ, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि सेंट्रल स्लीप एपनिया हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? मैं यही क्लियर कर रही थी, ठीक है? चलें, किसी का कोई भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न? पूछिए। किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो? मैम इसमें ज़्यादातर मतलब जितने स्लीप डिसऑर्डर होते हैं, इसमें ज़्यादातर मतलब बीपी हाई बीपी पेशेंट को ही स्लीप डिसऑर्डर होते हैं ना? हुँ, जी। ठीक है मैम। ठीक है, कल मैं आपसे ना इसी के ऊपर फिर से पुनः कुछ सवाल और पूछूँगी, तो आप सबको अच्छे से याद करना होगा, ठीक है? कल ठीक है आप मैम। इसको अच्छे से याद करके आइएगा। कोई भी प्रश्न है, पहले हम प्रश्नों को लेंगे, बाद में हम सवालों को लेंगे। प्रश्नोत्तरी बाद में होगी, ठीक है? इसको मैं बार-बार बोलूँगी, फिर से बोलूँगी, नाम मेरे पास है, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है कि कितने बच्चे भी थे और कितने बच्चे भी चले गए, दोनों स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं। मैं कल इसी प्रकार से ही प्रश्न पूछूँगी, कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि मैं कल की क्लास में था या नहीं था या मैंने बहुत टाइम से क्लासेस नहीं ली, जो कि मैं अच्छे से जानती हूँ बहुत बच्चे ले रहे हैं, रेगुलर हैं, ठीक है? तो अपना ह्यूमन एनाटॉमी को साथ-साथ में रिवीजन में रखिए, थेरेपी को और प्रैक्टिकल यूनिट 10 है, इनके साथ-साथ इस चैप्टर को या इसको थोड़ा-सा लेके चलिएगा। कंबाइन करके पढ़ोगे मतलब इन यूनिट को थोड़ा-सा कंबाइन करके चलेंगे टॉपिक वाइज़, तो आपको लंबे समय तक ये रहेगा आपके दिमाग में और आप कल को खुद इंडिपेंडेंटली इसके जवाब ढूँढ पाएँगे, जो-जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? और आप भूलेंगे नहीं जब आप किसी को क्योर करने जा रहे होंगे, ठीक है? चलिए। मैम बीटा जी। बीटा में आपने मतलब लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि हुँ। आई ओपन मतलब ये आई ओपन का अर्थ क्या है कि मतलब आंखें खुली रहेंगी हम सोए रहेंगे या मतलब आईलेट जो बताइए कि हमारी आंखें बंद होती है आईलेट का मूवमेंट होता है मैम ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नहीं, बीटा में आँखें ओपन ही रहती हैं, आप जागरूक अवस्था में हो बीटा में। ओके मैम। हाँ, जैसे कि अभी अब हम बैठे हुए बात कर रहे हैं ना, ये जागृत अवस्था है। अगर यही मान लीजिए आपके मेरे बीच में कोई ऐसी वार्तालाप थी जो अच्छी नहीं रही और लड़ाई हमारी स्टार्ट हो गई। बहुत तेज़ से चला रहे हैं, आप भी चला रहे हैं, मैं भी चला रही हूँ, बहुत तेज़ चला रहे हैं। तो बीटा से कहाँ जंप कर गए हम? गामा पे, ठीक है? क्या ये वाली बात क्लियर है? जी मैम। जी, बस यही इसके अंदर चेंज रहता है और कोई ऐसा चेंज नहीं है। चलें बाकी कोई और प्रश्न किसी का भी? चलें, कल मिलते हैं, कल की क्लास के लिए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। रिकॉर्डिंग के लिए आप सबको लीव करना पड़ेगा। क्लास तभी मतलब ये रिकॉर्डिंग तभी स्टॉप होगी, ठीक है? आप सब लीव कर दीजिए।